बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गहमा-गहमी का माहौल है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं, एक ऐसे लीडर से मिलाने जा रहे हैं जो मुखर होकर हर मुद्दे पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार की, आज हम बात करेंगे सीमांचल की, आज हम बात करेंगे किशनगंज की। यहाँ के जो इश्यूज़ हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और उस शख्स से बात करेंगे जो तमाम तर इश्यूज़ पर मुखर होकर, ज्वलित मुद्दों पर निडर होकर अपनी बात रखते हैं और लगातार हर मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात को पटल पर रखते हैं। साथियों, आप सबों को पता है कि इलाके में कई ऐसे मसाइल हैं जिसको लेकर यहाँ के लोग दो चार हो रहे हैं। चाहे वो प्रीपेड मीटर का मामला हो, जिसे हम स्मार्ट मीटर भी कहते हैं, चाहे जो है साहब पलायन का मामला हो, रोज़गार का मामला हो, बाढ़ की स्थिति का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, और हाल ही में गिरिराज सिंह का जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकला और किशनगंज में उनका आखिरी पड़ाव था, और आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अररिया के अंदर जो चीज़ें हुई, बहादुरगंज में जो उनका स्टेटमेंट आया, किशनगंज में आखिरी दिन में जो उन्होंने बातें कही, और किस तरीके से वो यहाँ के हिंदू मुस्लिम जो एकता है, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको बिगाड़ने की कितनी कोशिश की उन्होंने, उसके क्या परिणाम निकले हैं, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दरअसल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक कद्दावर लीडर, युवा ज़िला अध्यक्ष जनाब एडवोकेट शम्स साहब। तो आइए सीधे आपको उनसे मिलाते हैं और उनसे समझना चाहते हैं कि इन तमाम पहलुओं पर वो क्या नज़रिया रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया आपका। मैं सभी जनता से ये गुजारिश करता हूँ कि गांव मोहल्ला चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिस तरह से मैं और MIM पार्टी अपने बातों को बेबाक तरीके से रखते हैं, तो उसी तरह से गांव मोहल्ला चैनल भी बेबाक तरीके से अपने आवाज़ उठाता है। जहाँ नाइंसाफ़ी होती है वह आवाज़ उठाता है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दावत दिया। सर, सबसे पहला सवाल मेरा शम्स साहब आपसे यही रहेगा कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज्वलित मामला हमारे इलाके का है वो ये है कि जिस तरीके से अररिया के सांसद प्रदीप कुमार जी का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो कहते हैं कि भैया अगर आपको सीमांचल में रहना होगा, अररिया में रहना होगा, तो आपको हिंदू बताना पड़ेगा, हिंदू बनना पड़ेगा अपने आप को। तो आपको नहीं लगता है कि सर, जिस देश में हम रहते हैं, जहां अम्बेडकर साहब की संविधान है और संविधान में ऑल आर इक्वल हैं, सारे के सारे लोग बराबर हैं, और ये वो साहब हैं जो है कहीं ना कहीं एक तरफा बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसका खंडन होना चाहिए। जी, इसका मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ। सबसे पहले तो ये प्रदीप सिंह जी जो है अभी सांसद बने हैं अररिया के, ये तस्लीमुद्दीन के पीछे झोला ढोने का काम करते थे। उन्होंने उनको नेता बनाया क्योंकि उनके दिल में, तस्लीमुद्दीन के दिल में कोई खोट नहीं था। हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी जिस लायक हो, अगर वो कामयाब होना चाहता है, अगर वो उस लायक है, तो हमेशा उनको बढ़ावा मिला है। तो ये तस्लीमुद्दीन साहब का देन है कि वो वहाँ के सांसद है। तो इस तरह का एक सांसद होता है कि संविधान का कसम खाता है, प्रतिज्ञा लेता है कि हम जो देश के संविधान के हिसाब से चलेंगे, ना कि RSS के हिसाब से चलेंगे, ना BJP के हिसाब से चलेंगे। तो एक सांसद होके, उस पद पे होके इस तरह का बयान देना बहुत निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और इसी में शम्स साहब एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से गिरिराज सिंह लगातार ये कहते आ रहे हैं कि सीमांचल का इलाका घुसपैठियों का इलाका है, ये आतंकियों का इलाका है, यहाँ से टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है, और यहाँ जितने भी लोग हैं वो बांग्लादेशी हैं, और यहाँ के हिंदुओं को जो है उसको प्रताड़ित करते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, गिरिराज सिंह जो है वो शुरू से ही ऐसे बयानबाजी करते हैं जी। उनका राजनीति ही इस तरह पर चलता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे। वो जब भी आते हैं, 2019 के बाई इलेक्शन के बाद भी जब MIM यहाँ बाई इलेक्शन जीती थी, तो उन्होंने कहा था कि अब पाकिस्तान में इसका जश्न मनेगा। तो MIM को उन्होंने पाकिस्तान से जोड़ दिया था, मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ दिया था। तो बीच बीच में वो इस तरह का बयान देते रहते हैं। असल में क्या है, BJP का ये मसला है कि BJP का एक टारगेट है, मतलब उनका एक डाटा सेट है कि जो ज़्यादा कट्टर हिंदू, जो ज़्यादा कट्टर बातें करेंगे, वो उतना ही बड़ा नेता बनेंगे। और गिरिराज सिंह को पिछले 2019 के बाद से उनको साइडलाइन किया जा रहा था। तो 19 के बाद से जब उनको साइडलाइन किया जा रहा था, तभी से वो ज़्यादा हिंदू मुसलमान के नाम पे ये ख़तरनाक जहरीला बयानबाजी करते हैं। इसलिए वो ख़तरनाक बयानबाजी कर रहे हैं।
जो कि बहुत गलत है। और शम्स साहब, एक चीज़ मैं यहाँ समझना चाहूँगा, जिस तरीके से इस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार जी गाहे बगाहे ये कहते हैं कि हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद इंसाफ के साथ तरक्की, और हम जब तरक्की की बात करते हैं तो हम हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, हम सभी समुदाय की बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने पूरे बिहार के मुस्लिम इलाकों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी बेचारे काफ़ी मजबूर नज़र आ रहे हैं, कमज़ोर नज़र आ रहे हैं? हम उस नीतीश कुमार को नहीं देख पा रहे जो एकदम से कड़ा स्टेप लेते थे, सख्त जो फैसला लिया करते थे, आज चुप हैं, खामोश हैं। देखिए, आपने अपने सवाल ही में एक चीज़ का जिक्र किया है कि नीतीश कुमार मजबूर आ रहे हैं। तो भाई, एक चीफ मिनिस्टर का होना और साथ में ये जिक्र करना कि मजबूर है, हमें दुख होता है कि एक सीएम है और वो उनके प्रति लोगों का ये सोच है। सीएम मतलब आप उस स्टेट को, राज्य को चलाने वाले हैं। और गिरिराज सिंह का ये जो प्रोग्राम है, ये अचानक से नहीं हुआ है, ये पहले से निर्धारित था कि गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान रैली यात्रा निकालेंगे। तो आप पहले भी उसको रोक सकते थे। आपका प्रशासन आपके हाथ में, डीएम, एसपी, ये सब आपके अंडर काम करते हैं, तो आप उनको परमिशन उनका नहीं दे सकते थे। जैसे पुराने 1992 के बाद शायद वो जब आडवाणी जी यहाँ आए थे, तो लालू प्रसाद ने उस वक्त रोकने का काम किया था। तो लालू प्रसाद को उस वक्त जो ये रोकने का काम किया, तभी मुसलमान उसको पसंद करने लगे थे। तो धीरे धीरे वो भी उस चीज़ से, जो मुद्दा था उससे दूर हटते गए। अब नीतीश कुमार को बीच में पसंद करने लगे थे। हालांकि उनको वोट नहीं भी करते हैं लोग, लेकिन ये जानते हैं कि ये सेकुलर सोच का है। लेकिन जहाँ से जो निर्धारित यात्रा था उसको नहीं रोकना, और पुलिस प्रशासन उसके साथ आना और उसमें उस तरह का दंगाई भाषा का इस्तेमाल करना, ये तो आप इससे समझ ही सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी इसमें शामिल है। हमारे किशनगंज के एक कद्दावर लीडर हैं जो भाजपा से आते हैं, मंत्री हैं और भाजपा के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। मैं दिलीप जायसवाल जी की बात कर रहा हूँ। हालांकि दिलीप जायसवाल जी कल के कार्यक्रम में नहीं थे और लगातार वो सोशल मीडिया के ज़रिए, पोस्ट के ज़रिए ये दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि भैया मैं किशनगंज में नहीं हूँ, मैं उपचुनाव के तैयारी में आया हुआ हूँ, कैंपेन में आया हुआ हूँ। लेकिन गाहे बगाहे सुगबुगाहट है, लोगों की ज़ुबान पर यह बात है कि जिस तरीके से किशनगंज में या अररिया के अंदर जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने गिरिराज का मनोबल बढ़ाया, उनके मंच से जिस तरह की बातें कही गई और भाजपा लगातार उसमें जो है साहब वो लबैक करती नजर आई, तो नहीं लगता है कि इसके लिए दिलीप जायसवाल जी को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ का जो बीजेपी का टीम है, चाहे उसमें जायसवाल जी हो या यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है या और भी जो लोग जिम्मेदारान हैं, जैसे सिकंदर सिंह हो गया, सुशांत गोप हो गया, और एक बहुत मशहूर अधिवक्ता भी उनसे जुड़े हुए थे जो कि स्टेज भी शेयर किए थे। अच्छा। ये अधिवक्ता वही थे जो कुछ दिन पहले ठाकुरगंज का जो घटना हुआ था वहाँ शांति समझौता कराने गए थे। इनका सोच देखिए, वहाँ क्योंकि प्रताड़ित कौन हुए थे, वहाँ प्रताड़ित मुसलमान हुए थे, मुसलमान प्रताड़ित भी हुए थे, मुसलमान को पुलिस ने मारा भी था और केस भी मुसलमानों पे ही हुआ था। तो उसी चीज़ का वो समझौता कराने के गए थे, जबकि उस तरह का कोई मसला था नहीं। और लेकिन कल उन्होंने अपना जो सोच है, अपना जो संघी सोच है, वो जाहिर कर दिया गिरिराज सिंह के सभा में जाके। तो मैं यहाँ के जो भी जिम्मेदारान हैं, खास करके किशनगंज के जो जनता है और नेता है, बहुत सेकुलर मिजाज के हैं, लेकिन सेकुलर दिखाने के चक्कर में वो कभी कभी जहरीले सांप को भी अपने साथ रख लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे अधिवक्ताओं का, जिसको आप गार्जियन मानते हैं, जो कि शायद बार काउंसिल का यहाँ का जो अध्यक्ष भी है, तो ऐसे लोगों को आप कम से कम रिलीजियस प्रोग्राम में ना बुलाए। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि दरअसल जिस एडवोकेट की आप बात कर रहे हैं वो भी भाजपा के विधायक के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, है ना, भावी उम्मीदवार के तौर पर वो भी अपने आप को देख रहे हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से भी, क्योंकि भैया जो जितना ज़्यादा एग्रेसिव होगा भाजपा उनको उतना अपने नज़र में रखेगी, जैसा कि आप ही ने शुरुआत में कहा। हाँ, तो उनको एग्रेसिव होने बोलिए, कम से कम हमारे जो यहाँ के नेता है, यहाँ की जनता है, वो उनको जान जाएंगे। उनको एग्रेसिव होकर उनका जो कट्टर सोच है वो दिखाने बोलिए। भाई, हम तो उनको एक सम्मानित अधिवक्ता के साथ साथ सम्मानित नागरिक के नाम से ना जानते हैं। एक और अहम चीज़ समझनी है सर, इतना बड़ा मामला हो गया और लगातार पिछले 3-4 दिन से गिरिराज सिंह हो या फिर प्रदीप कुमार जी हों, लगातार जिस तरह की बयानबाजी, भाषणबाजी होती रही किशनगंज के विधायक या सांसद की तरफ से। हालांकि सांसद जी का एक स्टेटमेंट शायद कहीं आया है, लेकिन एक सांसद या विधायक की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, आपको लगता है कि वो जिम्मेदारी पूरी हुई है?
बिल्कुल नहीं। और सिर्फ ये इसी बार नहीं है, ये शुरू से ही ऐसा होता हुआ आया है कि यहाँ का जो सांसद है जी। और यहाँ के जो विधायक है कांग्रेस के, इन्होंने जनता को अपना बपौती समझ के रखा है। और गलती जनता का भी है कि जिसको लोग 5 साल गाली देते हैं, जिनको लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में इलेक्शन में उनको जिता देते हैं, तो वो क्यों बोलेंगे आपके लिए? वो क्यों अपने पार्टी के आकाओं के खिलाफ जाएंगे? वो क्यों राहुल गांधी के खिलाफ जाएंगे, अखिलेश प्रताप सिंह के खिलाफ जाएंगे? तो ये तो उनको, अगर वो चाहेंगे भी तो इन मुद्दों पे जिसमें हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, ठीक है, स्मार्ट मीटर से रिलेटेड हो, ज़मीन का मसला हो, सारे पार्टी बोलेंगे। अगर यहाँ भाजपा का सरकार है तो आरजेडी वाला बोलेगा, और अगर आरजेडी का सरकार है तो भाजपा वाला उसके खिलाफ बोलेगा। लेकिन जो मुसलमानों के मुद्दा है, जो दलितों का मुद्दा है, जिसमें मुसलमान प्रताड़ित होते हैं, जिसमें मुसलमानों को सताया जाता है, इन मुद्दों पे यहाँ का MP MLA बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पार्टी अलाउ ही नहीं करेगी। जबकि वो जनता का वोट से MLA MP बनते हैं, लेकिन वो उनका पार्टी में का गुलामी करने में लग जाते हैं, उनके आकाओं को खुश करने में लग जाते हैं। आप देखे होंगे कि यहाँ का सांसद कुछ दिनों में ही, मतलब 4-5 दिनों में या हफ्ता दिनों में यहाँ के TM से मिलते रहते हैं, बार वगैरह से रिलेटेड बात करते हैं, अलग अलग इशूज़ पे बात करते हैं। लेकिन वक्फ पे इशू पे इन्होंने बात नहीं किया, रामगिरी महाराज के इशू पे इन्होंने DM से बात नहीं किया, ना ही SP से बात किया है। उसके बाद उनके पार्टी के लोगों का कहना है कि नहीं, सबसे पहले उन्होंने ही पहल की और उन्होंने जो है साहब जहां उनको एहतजाज करना था वहां उन्होंने एहतजाज किया, ऐसा उनके लोगों का कहना है। वक्फ के मामले में सिर्फ पार्लियामेंट में उन्होंने किया है, लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट से आपका काम नहीं चलेगा। आप नेता है, आपको लोग पसंद करते हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को जागरूक करें। लोग जागरूक नहीं है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनका मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान किस चीज़ से रेगुलेट होता है, उनको रेगुलेट कौन करते हैं, ये आम लोग नहीं जानते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं या पुराने लोग हैं, या बहुत हो सकता है कुछ लोग जाने, तो इस बारे में उनको जागरूक किया। MIM ने, अख्तरुल ईमान साहब ने उनको जागरूक किया, सबको पता चला कि उन पर कितना खतरनाक खतरा मंडरा रहा है। तब लोग जो स्कैनर था उसमें स्कैनर में पार्टिसिपेट किए। लेकिन ये भी सच्चाई है ना सर कि JPC में जो हमारे किशनगंज के सांसद हैं उनका पार्टिसिपेशन है? नहीं, JPC में सांसद का पार्टिसिपेशन है, तो जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शम्स साहब दरअसल ये कहना चाह रहे हैं, हम ज़रा सा इसको विस्तार कर दें। शम्स साहब ये कहना चाह रहे हैं कि सांसद महोदय अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, अवाम इनके पीछे है और कई लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। ठीक है, आप JPC में हैं, आप लोकसभा के अंदर मुखर होकर बात रखते हैं, लेकिन अगर आप जनता को जागरूक करते, जनता के लिए ये पैगाम देते, लोगों को जा करके जागरूक करते कि भैया JPC ने कहा है कि आप अपना एहतजाज दर्ज कराइए, आप अपने पॉइंट्स को रखिए, तो यकीनी तौर पर एक सांसद के पीछे पूरी अवाम होती है। और ये इलाका जो है साहब कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, मुसलमान जो है आंख बंद करके कांग्रेस को वोट करते हैं। तो ऐसे में यानी आपका मानना है कि डॉक्टर जावेद साहब को इस तरफ भी जो है ध्यान देना चाहिए था। जी, आगे। अच्छा, इतना ही नहीं, मैं इस चीज़ को किसी और चीज़ से जोड़ना चाहता हूँ। जी, यहाँ कांग्रेस किस लिए इलेक्शन जीतती है? किस चीज़ के नाम पे? सेकुलरिज्म के नाम पे। बिल्कुल। BJP ना जीते उसके डर से जिताया जाता है, ताकि मुसलमानों को कोई चीज़ में तकलीफ़ ना हो, ख़तरा ना हो। हालांकि मुसलमानों को तकलीफ़ हो रहा है, ख़तरा हो रहा है, लेकिन ये हर मुद्दे पे खामोश रहते हैं। चलिए, यहाँ का तो बात छोड़ ही दीजिए। जहाँ कांग्रेस का सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस का सरकार है, वहाँ का जो मंत्री है उन्होंने एक जहरीला बयान दिया था मस्जिद को तोड़ने का, मुसलमानों को भगाने का। तो वहाँ तो आपका सरकार है, वहाँ तो आपका सरकार है, आप जो चाहे कर सकते हैं। राहुल गांधी उसमें इंटरफेयर नहीं किए कि वहाँ मस्जिदों को ज़बरदस्ती तोड़ा जा रहा है। ठीक है, अगर कोई चीज़ इम्प्रॉपर है या इलीगल है या फिर इनक्रोचमेंट हुआ है, तो कोर्ट के ज़रिए समाधान है उसका। अगर कोर्ट उसको ऑर्डर करती है, म्यूनसिपैलिटी ऑर्डर करता है, तो करिए, तो ठीक है। लेकिन धमकी दे के उस चीज़ को तोड़ा भी गया है उसका। उसके अलावा वहाँ बहुत सारे दुकानों में नेम प्लेट लगाना, जिस तरह से यूपी में लगाया जा रहा था कांवड़ यात्रा के दौरान, उसी तरह हिमाचल में जहाँ सेकुलर कांग्रेस का सरकार है, वहाँ भी जगह जगह नेम प्लेट लगाया जा रहा है। वहाँ भी जगह जगह मज़ारों पे हमला हो रहा है, मुसलमानों पे हमला हो रहा है, दाढ़ी टोपी के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है। इस मामले में क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, हमारे यहाँ के माननीय सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, हमारे किशनगंज सदर के विधायक इजहारुल हुसैन जी और राहुल गांधी जी, और जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के अखिलेश प्रताप नाम है शायद उनका, वो अखिलेश प्रसाद सिंह, वो लोग खामोश है। वो
क्यों नहीं कुछ बोलते हैं वहाँ? वो तो चाहे तो वहाँ सरकार में एक्शन ले सकते हैं, वो तो जाके वहाँ कैंप लगा के या फिर लोगों को एक मीटिंग करके समझा सकते हैं कि आप मुसलमानों के साथ भेदभाव ना करें। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है। चलिए अब शम्स साहब हम लोग जो है लौटते हैं किशनगंज की ओर, किशनगंज के मसाइल पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमने शुरुआत में आपसे कही थी कि 2025 के चुनाव को लेकर सरगर्मियां ज़ोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तौर पर कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इलाके के कुछ मसाइल हैं। हो सकता है कि आने वाले चुनाव में ये जो है ज्वलित मुद्दा बन कर के उभरेगा और इसको भी जो है साहब एक पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर इसको शामिल किया जाएगा। बहरहाल हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है सर, वो अगर आपके किशनगंज की हम बात करें, जी जी, किशनगंज विधानसभा की अगर बात करें तो